हमारा लेसन चल रहा था अपवाह तंत्र, जिसमें से हमने भारत के उत्तरी भाग में हिमालय नदी तंत्र की जो मुख्य दो अपवाह तंत्र हैं, मुख्य अपवाह तंत्र यही है, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, इन तीनों को हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदियों को हमने बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि ये नदियाँ जो हमारा पश्चिमी घाट है वहाँ से निकल करके और पूर्वी घाट की तरफ बहती हैं। इनमें से नर्मदा, ताप्ती कुछ एक नदियाँ हैं, इनके साथ, इन दोनों नदियों के साथ कुछ छोटी नदियाँ और भी हैं जो पश्चिमी घाट से निकल करके अरब सागर में यानी कि पश्चिम की तरफ ही बहती हैं। अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेसन में। अब आगे प्रायद्वीपीय अपवाह में अनेक नदी तंत्र है। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में शिवहार के निकट निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। नौ संचालन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इसका नीचे का हिस्सा है वहाँ पर जल को, एक नदी को हम परिवहन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम नौ संचालन कहते हैं। इस नदी की अपवाह द्रोणी का 53% मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, 47% ओडिशा राज्य में विस्तृत है। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य से गुजरती हैं। यह 1465 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसका जलग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, प्रवाहिता और मंजारा हैं। पोलावरम के दक्षिण में, जहां इसके मार्ग के निचले भाग में भारी बाढ़ आती है, गोदावरी एक सुदृश्य प्रपात की रचना करती है। इसके डेल्टा भाग में ही नौ संचालन संभव है। राजस्व समुद्री के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर के एक वृहत डेल्टा निर्माण करती है। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कोयांतुभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र, 44% भाग कर्नाटक और 29% भाग आंध्र और तेलंगाना में पड़ता है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों 1341 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसकी लंबाई 800 मीटर है। यह 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अवॉइड करती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग सारा साल बहती है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिम मानसून गर्मी में, निम्न क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून सर्दी में वर्षा करती है। इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में, 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां काबिनी, भवानी और अमरावती हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से पश्चिम पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य यह घाटी से बहती हुई संगमरमरी चट्टानों में खूबसूरत महाखंड और जबलरूप के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। लगभग 1312 किलोमीटर दूर तक बहने के बाद यह भड़ोच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा जवारंद मुख बनाती है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। इसके संरक्षण के लिए एक योजना बनाई गई है, जिसको नमामि देवी नर्मदे, एक यात्रा के विषय में जानकारी आप अर्जित करें। तापी पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है।
नर्मदा और ताप्ती ही दक्षिण प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र में दो नदियां हैं मुख्य, जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। बाकी सारी की सारी नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुतलाई से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी नदी और लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसके अपवाह क्षेत्र का 89% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में और शेष 6% भाग गुजरात में पड़ता है। अरावली के पश्चिम में लुनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और साबरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती हैं, जहां से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लुनी कहलाती है। तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जा मिलती है। यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है। पश्चिम की ओर बहने वाली बहुत सी नदियां छोटी छोटी नदियां हैं। गुजरात की छोटी नदियों को आप ढूंढें, जिसे भद्रा नदी राजकोट जिले के अंदियाना गांव के निकट निकलती है। डांडर नदी पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां हैं। नासिक जिले में त्रिम पहाड़ियों से 670 मीटर की ऊंचाई पर वैतरणा नदी निकलती है। कालिंदी नदी बेलगांव से जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। बेदती नदी हुबली धारावाड़ से निकलती है और 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां जिनका यहाँ उल्लेख किया जा सकता है, एक का नाम मांडवी और दूसरी जुआरी है। आप इन्हें मानचित्र पर रेखांकित कर सकते हैं। केरल की तटरेखा छोटी है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुर जहाँ अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है, इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 5,397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसके जलग्रहण क्षेत्र की साबरमती के जलग्रहण क्षेत्र कीजिए। पेरियर केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो 5243 वर्ग किलोमीटर जलग्रहण क्षेत्र में इसका फैला हुआ है। केरल के अन्य उल्लेखनीय नदियां पांबा है, जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई वेवानाद झील में जा गिरती है। प्रायद्वीप में कुछ पूर्व की तरफ बहने वाली और छोटी नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। छोटा होने के बावजूद इन नदियों का अपना महत्व है। स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्रह्मणी, पेनर, पालार भी कई महत्वपूर्ण नदियां हैं। एटलस में इन नदियों को आप ढूंढिए। अब हम बात करते हैं इस लेसन की एक्सरसाइज की। क्योंकि ये लेसन हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। नदी बहाव प्रवृत्ति जो है, वो नदियां किस प्रकार किस तरफ बहती हैं। दूसरी बात, किस ऋतु में इन नदियों में किस प्रकार जल होता है, तो इसके बारे में होता है। जैसे उत्तर भारत की जितनी नदियां हैं वो सारा साल बहती हैं, क्योंकि ये अपना जल हिमालय पर्वत के ऊपर मौजूद हिमखंडों से जल प्राप्त करती है। और जबकि प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र की नदियां जो हैं वो पूरा साल नहीं बहती हैं। कुछ एक नदियां बहती भी हैं तो उनमें उस वर्षा का ही जल होता है, वो किसी हिमखंड से अपना जल ग्रहण नहीं करती है। नीचे ये दिया है, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना कीजिए, तो इसको आप पढ़ लें। नदी जल उपयोग की सीमा, हम नदी जल को कितना उपयोग कर सकते हैं ये इसके अंदर बताया गया है। आप देखते हो कि नदी को साफ करने और उसके जल को प्रयोग करने के लिए हम उसके ऊपर अनेक योजनाएं बनाते हैं, बांध बनाते हैं, जिससे उनके जल को हम विद्युत उत्पादन, सिंचाई
पीने के पानी की व्यवस्था, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। नदी जल उपयोग से में जो समस्याएं हैं, से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनमें मुख्य है पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध न होना, पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध न होना। उसके बाद है नदी जल प्रदूषण, नदी जल में गाद, ऋतुवन जल का असमान प्रवाह, राज्यों के बीच नदी जल विवाद, ये सारी चीजें आप देखते हो। जैसे पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता न होना, उत्तर भारत की नदियां जो कि पूरा साल बहती हैं और हिमालय के हिमखंड से जल ग्रहण करती हैं, एक समय ऐसा आता है जब इनके अंदर जल तो होता है, लेकिन जितना हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उससे कुछ कम मात्रा में जल हमें यहाँ से प्राप्त होता है। ये ऋतुवार इसका परिवर्तन होता रहता है। मानसून में वर्षा आती है तो इनके अंदर वर्षा का पानी अधिक हो जाता है, जो बाढ़ की स्थिति पैदा करता है। उस समय में हम जितना जल ग्रहण करते हैं उसका इस्तेमाल कर पाते, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें हम, लेकिन हम उसको इतना स्टॉक भी नहीं कर पाते हैं, रोक नहीं पाते हैं, और वो किया भी नहीं जा सकता। लेकिन उसका जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं ऋतुवार हम देखें तो यहाँ पर भी समस्या इस प्रकार की आती है कुछ समय, कुछ महीनों के लिए, कि जहाँ जल की मात्रा कम उपलब्ध होती है। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में तो सारा साल नदी कम बहती हैं, वहाँ की नदियाँ वर्षा पे आधारित हैं, इस वजह से वहाँ के क्षेत्र में जल की उपलब्धता बहुत सी काफ़ी साल के काफ़ी महीनों में कम ही रहती है। नदी जल प्रदूषण, जो हम परियोजनाएं लगाते हैं वो हमारे नदी के जल को प्रदूषित भी कर सकती हैं और करती भी हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है भाई। नदी जल में गाद, जो नदियां बह के जल के साथ अपने गाद लाती हैं वो हमारे लिए एक समस्या बनती है। जो योजनाएं हम बनाते हैं उनको सुचारू रूप से चलाने में एक बाधा का कार्य करती हैं। और ऋतुवन असमान प्रवाह की वजह से भी हमारे जो योजनाएं हैं वो कम चल पाती हैं। एक मुख्य समस्या है राज्यों के बीच में नदी जल का बंटवारा। ये विवाद आप हर एक जगह देखते हो, जैसे हमारे हरियाणा में और पंजाब में अपना सतलुज नदी का जो लिंक नहर का जो आपस में झगड़ा है, वो उधर आप गोदावरी नदी पे कर्नाटक और तमिलनाडु केरल के जो झगड़े देखते हो, ये सारी चीज़ें जल के इस्तेमाल से संबंधित हैं भाई। आज ही हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। नीचे जो एक्सरसाइज दी गई हैं इनको आप कर लेना, कल ये सिर्फ एक्सरसाइज ही डाली जाएंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।